अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सियासी उमूर पर तो सभी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन जो असल उमूर हैं वो इस मुल्क के मुआशी उमूर हैं। उसी से मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और ख़ुसूसन आने वाले बजट से काफ़ी हद तक मुंसलिक है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक साहब ये कह चुके हैं कि आने वाले बजट को IMF के फ्रेमवर्क के तहत बनाया जा रहा है, जो बहुत जल्द पेश कर दिया जाएगा। और इसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या कुछ है। यूँ तो हमने कई सालों से सुन रहे हैं कि IMF की जब शराइत होती हैं और वो कोई भी हुकूमत हो तो वो कहती है कि कड़वी गोली खानी पड़ेगी, लेकिन ये कड़वी गोलियां हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए होती है। अगर पिछले चंद सालों का मैं जिक्र करूं तो PDM की हुकूमत आने के बाद से लेके अब तक आपको याद होगा कि उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और अब भी शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म हैं। दोनों दफ़ा यानी पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी उनका ये कहना था कि अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो हमें सख्त फैसले करने होंगे। अब आने वाले बजट में देखना ये होगा, जो ये हुकूमत का यकीनन एक टेस्ट होगा कि क्या ये जो सख्त फैसले हैं ये उन मुकद्दस लोगों और मुकद्दस आमदनियों पर किए जा रहे हैं या फिर ये छुरी उन्हीं लोगों पर गिराई जा रही है जिन पर हमेशा गिराई जाती है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का पैनल हम थे, जो कि मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं और जो फिगर्स अभी सामने आ रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। आने वाले बजट में वो क्या देखते हैं, क्या गलतियां हुकूमत कर रही है या वाकई वो सख्त फैसले ले रही है जिसका कि वो बार बार जिक्र करती है। हमारे मोहतरम मेहमानों में डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, डॉक्टर अक़दस अफजल माहिर माशियात और सीनियर सहाफ़ी जो माशी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मेहताब हैदर साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेहताब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो हैं वो आजकल दे रहे हैं। जैसे जूँ बजट जो है वो करीब आ रहा है, आपने ये खबर दी कि IMF की शर्त पर यानी जो शराइत के हवाले से जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है बजट का, उसके मुताबिक 2000 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाने जा रही है हुकूमत। अव्वल तो अगर ये वाकई लग जाते हैं तो यकीनन एक तारीख रकम होगी इतनी बड़ी अमाउंट की। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो छुरी होगी टैक्स की 2000 अरब की, इसमें नए बकरे भी कुर्बान होंगे या जो ऑलरेडी बेचारे हर वक्त कुर्बान होते हैं उनकी मजीद बली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पर जो आइंदा माली साल का टारगेट है वो जो अंडर डिस्कशन है वो 12.9 ट्रिलियन है। अगर आप इस साल के टारगेट को जो कि 9.415 ट्रिलियन का है उसको अचीव कर भी लें, जो कि मैं समझता हूं कि अचीव नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि वो अचीव हो भी जाए सही, तो इसका मतलब ये है कि FBR को एडिशनल टैक्सेस जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में कुछ 3500 अरब रुपए के तकरीबन या उससे ज़ायद जो है वो अगले साल में लाने पड़ेंगे। अगर देखें FBR का जो टैक्स टारगेट है उसको मुकर्रर करने का तरीका ये है कि उसके लिए नॉमिनल ग्रोथ का फिगर लिया जाता है। नॉमिनल ग्रोथ से मुराद है रियल GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन। अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो जो NEC के पास वर्किंग पेपर जा रहा है उसमें हम ये कह रहे हैं कि 3.6% की GDP ग्रोथ होगी और 12% के लगभग अगले साल का CPI बेस्ड इन्फ्लेशन का टारगेट है। ठीक है, तो ये कोई 15.6% बन जाता है। अगर वो उसको देखा जाए और 9.4 को आप सामने रखें तो तकरीबन कोई 1100 अरब रुपया, तकरीबन मैं आपको एक बॉल फिगर दे रहा हूँ, ये नॉमिनल ग्रोथ से जो है वो आपका आ जाएगा। जो बाकी आपने 12.9 ट्रिलियन का टारगेट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.1 ट्रिलियन के नए टैक्सेस जो है वो लगाने पड़ेंगे। सही। अब उसमें जो प्रपोजल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। GST जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके हवाले से मेजर प्रपोजल्स हैं। उसमें आपको पता है कि शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 10 है। उसमें रिड्यूस्ड रेट्स हैं या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ज़ीरो रेटिंग है, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंटरनेशनल हमारे कुछ उसके अंदर एग्रीमेंट्स भी शामिल है। तो उनको छोड़कर बाकी तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके लिए ये तजवीज़ है कि उनको स्टैंडर्ड जो 18% का रेट है वो उस पर जो है वो लगा दिया जाए। अच्छा। दूसरी उनकी तजवीज़ ये भी है वो है कि 18% जो स्टैंडर्ड रेट है इसको 1% बढ़ा के 19% कर दें। अच्छा। और जो पर्सनल इनकम टैक्स पे अगर मैं बात करूं
तो पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें मैं आपको ये कह सकता हूं कि पहले प्रपोजल थी कि पेंशन के ऊपर भी लगा दिया जाए, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया गया है। अब सैलरीड क्लास के ऊपर है, और सैलरीड क्लास में भी जो अपर स्लैब है, जिनकी तादाद 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है, उनके ऊपर ये है कि उस मैक्सिमम स्लैब जो कि इस टाइम 30% के लगभग है, उसको बढ़ाकर 40, 40 या 45% की है। अब देखना ये है कि अल्टीमेटली ये कहां पे है। रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स होगा, रिटेलर्स के ऊपर भी टैक्स होगा, क्योंकि ये टारगेट इतना बड़ा है कि इसमें टैक्स रेट्स में इजाफा किए बगैर ये टैक्स टारगेट जो है वो अचीव करना खासा मुश्किल होगा। उसमें FED भी है, उसमें कस्टम्स ड्यूटी के अंदर भी मुतअद्दिद तजावीज़ है। तो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप GST में इतना बड़े टैक्सेस लगा रहे हैं तो GST जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशनरी होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि वजह ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल, और हर चीज़ के ऊपर जब लगेगा तो एंड यूज़र को वो सारे पैसे देने पड़ेंगे, ज़ाहिर है, और चीज़ों में महंगाई होगी। और आज ही नवाज शरीफ साहब ने कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, और हुकूमत को ये फोकस करना चाहिए, महंगाई में की शरह में भी कमी आनी चाहिए। खाकान नजीब साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए जो टारगेट इस साल का 9,400 अरब वाला वही अभी पूरा नहीं हो रहा। 12,900 का अगर हदफ होगा, टैक्स बेस को आपको बढ़ाना होगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? या ये सिर्फ एलोकेशन ही हैं जो हर साल बढ़ा करके बस एलोकेट तो कर दी जाती है, यानी हदफ तो आ जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते? सो नादिया साहब, एक देखें, बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब आप IMF के साथ इंगेज्ड हो और एक आप ऐसा बजट देने जा रहे हो जब मालियाती खसारा तवातर से पिछले 3-4 साल में 8% यानी कि बहुत बढ़ा हुआ हो, आपने अपने लॉ में 3.5% लिखा है, आप 8% का मालियाती खसारा कर रहे हो। और तीसरी बात यह है कि आपको बहुत ही ज़रूरत हो अपना टैक्स टू GDP 9% से तब्दील करने का। अगर इन 3 चीज़ों का ही जायज़ा ले लें तो ये एक बात आया है कि एक टैक्स हेवी बजट जो है वो आपको दिखाई देगा। अब क्या हमें ये बात मालूम नहीं थी कि हम ये फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं? यहाँ पे मेरी बड़ी ही अदब से ये गुजारिश है कि एक 2021 की पाकिस्तान पे रिपोर्ट है जिसको टडाट कहते हैं, टैक्स असेसमेंट बाय द IMF। ये एक टूल है जो वो यूज़ करते हैं। और नादिया, ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरी जो बेगम है वो एक टडाट एक्सपर्ट है दुनिया की, और वो दुनिया भर में ये काम करती है। सो आई एम वेरी वेल अवेयर कि उस प्रोग्राम में सारा कुछ लिखा हुआ है, जाके पढ़ लें। फिर 1 फरवरी 2024 में एक टैक्स असेसमेंट पाकिस्तान की थ्रू अ TA मिशन की, उसमें ये सब चीज़ें और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। पेंशन, रैशनलाइजेशन ऑफ सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड ऑफ सेल्स टैक्स, पाकिस्तान के जो सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं उसको कैसे हैंडल करना है, एक्साइज में क्या तब्दीली आनी है, SMEs में क्या तब्दीली आनी है, ये सब बातें जो हैं हमारे साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ डिस्कस हो चुकी हैं। अब इस पसे मंज़र में ये जो 2,2100 अरब की टैक्सेशन है, ये इन्हीं सब मेजर्स पे उन्होंने इसलिए बेस की है बिकॉज ये मेन्यू अवेलेबल है। पाकिस्तान अथॉरिटीज, आई रियली होप कि उन्होंने एक डिफरेंट मेन्यू उनके सामने भी रखा होगा जिसमें रिटेल और होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। आप बड़ा फैसला कहती हैं ना, ये है बड़ा फैसला। आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस से निकालिए और उनको फेडरल गवर्नमेंट में लाइए। आप प्रॉपर्टी टैक्स को फेडरल गवर्नमेंट में वापस लाइए, निकालिए इसको प्रोविंसेस से। अगर आप ये 2 बड़े फैसले खुद कर लें तो फिर देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी आती है। FPR जितना भी बुरा है, आज भी वो एक वाहिद अदारा है जो 9,300 अरब आपको कलेक्ट करके देगा। इनडायरेक्टली कलेक्ट करे वो तो चूंकि हमने एक पॉलिसी डिजाइन ऐसा रखा हुआ है। सो अगर आप ये सेक्टर्स और फिर आप अगर प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स का इजरा करना चाहते हैं, आप इनहेरिटेंस टैक्स का इजरा करना चाहते हैं, आप डेथ टैक्स का इजरा करना चाहते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा कि ये काम आप ना करें। VAT जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, 10 साल से पाकिस्तान गवर्नमेंट की टेबल पे पड़ा हुआ है, आप कर लें जाकर। So what I'm trying to say is कि this is another menu that I'm sure FPR folks, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने अथॉरिटीज ने उनके सामने रखा होगा। IMF एक 3 साल के पर्सपेक्टिव में जो मेन्यू उनके पास है उसी में प्ले करते हुए आपको ये टैक्सेस दे रहा है, जिसका मेहताब ने डिटेल में भी आपको जिक्र किया।
अब ये देखना है कि एक्चुअल में ये 12,900 या जो भी टैक्स टारगेट आता है वो किस मेन्यू पे बेस्ड है। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और मैंने देखा कि वजीर मुमलिकत बराए ख़जाना जो हैं उन्होंने ये कहा भी कि वजीर आज़म बताएंगे भी, और ये कबल अज़ वक्त होगा कि वो बता दें कि किन सेक्टर्स पे कितना। लेकिन फिर वही सवाल हम सुन कर थक गए डॉक्टर अक़दस अफजल कि टैक्स बेस को बढ़ाना है और जो मुक़द्दस गाय हैं या मुक़द्दस आमदनियां हैं उनसे टैक्स लेना है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तैयार है उन रिटेलर्स को, उस एग्रीकल्चर इनकम को और रियल एस्टेट को और जितने भी सेक्टर्स हैं जो अंडर टैक्स हैं या टैक्स नेट के बाहर हैं इस मर्तबा लेकर आएगी? थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। नादिया, मैं टैक्सेशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ आपके बाकी गेस्ट्स की तरह, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पहले बताऊंगा एंड देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन, द वन दैट यू पोज्ड। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबलाइज्ड है। अभी अभी रिपोर्ट आई कि जो रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड हमने रिसीव किए हैं, अबाउट $3.2 बिलियन। हमारी एक्सटर्नल पोजीशन जिसकी वजह से आपका रुपया लूज करता है वैल्यू अगेंस्ट डॉलर, वो बहुत ही इस वक्त स्टेबल है। सवाल ये है कि आम पाकिस्तानियों के लिए इसका क्या फर्क पड़ेगा। अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 40% ऑफ द पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इट्स ऑलमोस्ट 90 मिलियन पीपल। तो मेरा ये ख्याल है कि हम बजट की बात कर सकते हैं, ये एक नेगोशिएटेड प्रोसेस है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, जैसे पिछले गेस्ट बता रहे थे कि जो मेन्यू है, व्हाट इज दैट मेन्यू गोइंग टू बी। लेकिन लार्जली ये जो बजट आने वाला है ये IMF डिक्टेट करेगा कि व्हाट सेक्टर्स आर टैक्स्ड इन दिस बजट। लेकिन मैं जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी ब्रॉड है उस हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज इन चाइना, चाइना में थे, पूरी टीम को लेकर गए वहाँ पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के वहाँ पे प्रोमिसेस, MOU साइन हुए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ML1 का प्रोजेक्ट है, जो कि तकरीबन 1727 किलोमीटर कराची से पेशावर को कनेक्ट करेगा। और ये मेरा ख्याल है कि वाकई एक मैसिव $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर के आएगा। लेकिन सारी बातें एक तरफ, मेरा ख्याल है कि जिन दो चीज़ों की तरफ आपके बाकी गेस्ट ने इशारा नहीं किया, मैं उनकी तरफ इशारा करना चाहूँगा कि देखें, ये सारी की सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग हो रही है पाकिस्तान में, ये एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो बदस्तूर कायम है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ये समझ रहे हैं कि हम इकोनॉमी पे फोकस करने से समहाउ पॉलिटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं उनके ऊपर हम इंस्टेबिलिटी जो है उसको ओवरकम कर लेंगे। नहीं, मैं इंस्टेबिलिटी तो नहीं कहूंगा इसको, मैं कहूंगा पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसको हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है, और ये जो थिंकिंग है कि इकोनॉमिक्स में फोकस करने से आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे, आई थिंक दिस गोज बैक टू US इलेक्शंस ऑफ बिल क्लिंटन, जिसमें ये कहा गया था कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो वही जो बात है ना, वो यहाँ पर चलाई जा रही है कि अगर आप इकोनॉमी पर फोकस करेंगे तो आपके जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो चले जाएंगे। मैं ये नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड इश्यूज बनते चले जा रहे हैं, वो आइडेंटिटेरियन कंसर्न्स बनते चले जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स पे फोकस करना बहुत अच्छी चीज है, ये हर दौर में करना चाहिए। बट ये जिस किस्म के डिसीजंस लेने जा रहे हैं इस वक्त, IMF रिलेटेड, टैक्सेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इससे पॉलिटिकल सिस्टम की डिसरप्शन बढ़ सकती है। किसी ने इस चीज की बात नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां आपने फंडामेंटल पॉलिटिकल इशू को एड्रेस नहीं किया, उसमें आप इस किस्म के क्या कहना चाहिए, फंडामेंटल इकोनॉमिक स्टेप्स लेने जा रहे हैं, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम की डिस्ट्रक्शन को बढ़ा सकता है। तो हमें फूंक फूंक के कदम रखना होगा, ये बहुत जरूरी होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए जो बात की जा रही है और मुस्तकिल की जा रही है अखराजात के हवाले से, उस पर मैं जरूर आना चाहूंगी कि उसमें किस हद तक कमी करने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत राजी है। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। आने वाले बजट के हवाले से हुकूमत क्या सख्त इकदाम लेने को है और क्या
वो दुरुस्त इक़दामात लेने को है जिसकी ज़रूरत है, इस पर बहस हो रही है मेहताब हैदर साहब से, डॉक्टर खाकान नजीब से, डॉक्टर अक़दस अफजल से। मेहताब, मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी बात की जा रही थी कि विफाक के पास, विफ्ता इस्माइल साहब भी बार बार ये कहते हैं कि देखिए ये सच है कि विफाक के पास पैसे नहीं बचते सूबों को सर्व करने के बाद, और इसीलिए वो डेफिसिट से स्टार्ट करता है, डेट सर्विस भी करनी है, एनएफसी के तहत भी देना है, लिहाजा एनएफसी को रिव्यू भी होना चाहिए। मैं पहले अखराजात की तरफ आऊँगी और फिर एनएफसी पर आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि एक और साल मिस हो गया, इस पर बात होनी चाहिए थी। अखराजात की जब हम कमी की बात करते हैं, देखिए जो आम लोग हैं, जैसे आपने कहा जीएसटी अगर बढ़ेगा, इसी तरह से पेट्रोल पे जो लेवी ली जाती है, लोग परेशान होते हैं, कहते हैं हुकूमत को तो देखें कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हुकूमत के अपने अखराजात देखकर लगता नहीं है कि मुल्क के माशी हालात इस कदर दिगरगू हैं। तो क्या अखराजात को कम करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को इक़दामात ले रहे हैं, क्योंकि वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम अखराजात को कम करेंगे। वैसे तो हर हुकूमत कहती है ऑस्टेरिटी ड्राइव के बारे में। देखिए, बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम वो ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास मैनूवरिंग ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से हम विंडो ड्रेसिंग के ज़रिए और पैच वर्क के ज़रिए इस मुल्क की इकॉनमी को चला रहे थे। अब बुनियादी फंडामेंटल्स चीज़ें ठीक करने का वक्त है। अगर आप अभी भी 70,000 पोस्ट वो ख़त्म कर रहे हैं जो कि जिन पे अभी वेकेंट हैं, तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकालें तो वो तो ज़ीरो है ना, क्योंकि आप उसमें कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि अभी आप ये देखें, हम सारे अखराजात की बात कर रहे हैं। मैं एक प्रपोजल जो है, जो अभी ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लेकर जा रहे हैं हुकूमत के पास, और हुकूमत ने भी फैसला करना है, वो ये है कि आपको याद होगा एक मोनेटाइजेशन की पॉलिसी आई थी, मोनेटाइजेशन गाड़ियों की। उसके लिए 2010-11 में ये पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद आज तक उसके पैसे नहीं बढ़े। ये ग्रेड 20, 21 और 22 के लोगों के लिए है। अभी ये प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर के सामने और कैबिनेट के पास लेके जा रहे हैं कि चूंकि काफ़ी अरसा हो गया उसमें इजाफा नहीं हुआ, तो आप उस पॉलिसी के तहत उसमें इजाफा कर दें। अच्छा, मैं इस बात से इतफाक करता हूं कि उसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मसला ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन के पैसे भी ले रहे हैं। तो हुकूमत कम से कम दोनों में से कोई एक बात इंश्योर कर ले, या गाड़ी उनसे ले ली जाए, चूंकि मोनेटाइजेशन की पॉलिसी ये थी कि वो गाड़ी जो है अपनी इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पेट्रोल के पैसे जो है वो देगी। तो आप पेट्रोल के पैसों में भी इजाफा चाहते हैं, सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो करने वाले काम है वो ये है कि एक पेंशन की रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि एक पेंशन का फ़ंड क्रिएट हो रहा है, उस पर मैं समझता हूँ कि आपको अमल दरामद की ज़रूरत है। उसमें भी गिमिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ एज बढ़ा दें 2 या 3 साल की। ये प्रपोजल फिर चल रही है कि वो हर साल बजट के करीब ये इस तरह की प्रपोजल्स चलती हैं। कंट्रीब्यूटरी पेंशन को इंट्रोड्यूस करवाएं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि अभी भी पावर सेक्टर के लिए आप देख लीजिएगा बजट में कि 1250 अरब रुपए जो है वो प्रपोज्ड है कि पावर सेक्टर की सब्सिडी अगले साल रखी जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे ये कहने की इजाजत दें, ये पाकिस्तान का पावर सेक्टर इस हालत में नहीं चल सकता जिस अंदाज में हम चला रहे हैं इसको। इसके अंदर बुनियादी फंडामेंटल चेंजेस का वक्त हुआ चाहता है। या आप ये देखें कि आप लोगों को कह रहे हैं अभी सोलर के ऊपर, आप देखें सोलर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल उसको भी अगर आप देखें तो बुनियादी मसला ये है कि मैं देखने वालों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पे जाएंगे तो हुकूमत ने कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है। ये जो दिल है कहते रहे, आप देख लीजिएगा ये पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आएंगे। हल यही है कि आप सोलर भी लगाएं और ऑफ ग्रिड रहें। अब लोगों के पास भी चॉइसेस है ना। आपकी अगर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन इस मुल्क के अंदर ऐसी रही है कि जिसके नतीजे में आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है, तो फिर लोगों के पास भी पॉलिसी चॉइसेस हैं। अब मसला ये है कि 2016-17 में आपने पावर IPPs लगाई, चाइनीज IPPs लगी। वो अजम्पशंस ये थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री रिलोकेट होगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। वो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म का शिकार हो गया सारा कुछ। तो अब उसकी कीमत पाकिस्तान के लोग कब तक अदा करेंगे? बिल्कुल सही। अब वो वक्त है कि जो भी इस्लामाबाद में डिसीजन हो रहा होगा उसके असरात पाकिस्तान के आम आदमी पे भी पड़ रहे होंगे। बिल्कुल तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हम अपनी लाइन लॉसेस के लोग देंगे, कैपेसिटी चार्जेस लोग देंगे,
मतलब बिजली नहीं यूज हो रही लेकिन पैदावार पैदा हो रही है, उससे भी लेंगे, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाएगी। मतलब और कोई लाइफलाइन यूजर नहीं है माजरत के साथ। मैंने सारे बिल लोगों के 200 यूनिट वालों के भी देखे, 300 के भी देखे, 100 के भी देखे। ये सब गिमिक्स हैं। जब वो बिल आता है वो बिल्कुल लाइफलाइन यूजर वाला होता ही नहीं है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप ठीक कह रही हैं जी डॉक्टर। एक चीज मैम अगर मुझे इजाजत दें, एक बात मुझे कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, अभी आप एक हल है हुकूमत के पास, और वो चाइना गए हुए हैं, वो इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। अगर चाइनीज आईपीपीज का डेट का जो टेन्योर है उसमें 5 साल का इजाफा हो जाता है तो फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा बिजली के कंज्यूमर्स को कोई रिलीफ हुकूमत से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब ये बिजली सस्ती करने की बात तो नवाज शरीफ साहब ने की कि फोकस ये होना चाहिए गैस बिजली सस्ती। खाकान नजीब साहब, ये तो मुझे एक दीवाने का सा ख्वाब लग रहा है, जिस अंदाजे से मतलब हर बार बिजली के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। आप बताइए, मेहताब भी कहते हैं फंडामेंटल्स चेंज करने की ज़रूरत है। सोलर पे लोग जाना चाहते हैं, अब खौफ में है कि भाई अब क्या होगा, बाय बैक में चेंजेस आ जाएगी, नेट मीटरिंग पॉलिसी चेंज होगी, इसमें भी कुछ नुकसान होगा। क्या हुकूमत को हल नहीं पता, करना नहीं चाहते, क्या मसला है? थक गए सुन के पावर डिवीजन इज ब्लीडिंग। So if you look at it, देखिए ये जो एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स है ना, ये एक तरह से प्रेसिडेंस ले रहे हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स से। इसकी वजह ये है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, अगर आपने उसको रिन्यू करना है तो उसका जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ खर्च होता है, उसको बेहतर तरह पे क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली अगर उसको दिखाएंगे तो ये एक बेहतर सिग्नल देगा। और आज कल की एक पोलराइज्ड सोसाइटी में आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिग्नल। इसमें पाकिस्तान की ओवरऑल एक डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। पाकिस्तान का डेट तब सस्टेनेबल है अगर आप इसकी एडजस्टमेंट्स करें, ये दिखाई देनी चाहिए बजट में। अगर आप नई एंट्री को बैन कर दें, सो दिस इज अ हार्ड चॉइस यू मेक, बैन द न्यू इंडक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड टेक एवरीवन ऑफ टू कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशंस। और स्पाउस तक तो ठीक है पेंशन, पर जो आगे बच्चों की है उसको भी तोड़ें। सो लेट्स डू सम थिंग्स। एक पेंशन एक आदमी ले रहा है और एक गवर्नमेंट की एक और नौकरी कर रहा है, उसको भी तोड़ें। एक पेंशन कोई ले रहा है, उसको फैमिली पेंशन भी आ रही है। सो ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में ये चीजें समझते ही नहीं है। नाउ द टाइम इज टू मेक दैट कॉल। फिर जो एनएफसी है उसको 18वीं तरमीम के साथ नहीं पढ़ेंगे तो बात बनेगी नहीं और फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क ठीक नहीं होगा। 17 क्लियर सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिवॉल्व करना है। एसओईज के लॉसेस आर रिलेटेड टू योर एनर्जी लॉसेस। आज तक 83 आपके पास कमर्शियल एंटिटीज हैं। इसकी भी पहली किताब चूंकि मैंने ही लिखी थी सरकार में, और तवातर से ये बताता रहा कि ये नुकसान हो रहा है, इसका कुछ कीजिए। प्राइवेटाइजेशन, इनके जो गारंटीज खड़ी करते हैं, इनमें जो इक्विटी इंजेक्ट करते हैं, जो इनको अनटारगेटेड सब्सिडीज देते हैं, ये सारे काम बजट की रिपेयर में कीजिए। फिर फेडरल गवर्नमेंट का साइज तो देखिए, 43 डिवीजन, 350 अटैच डिपार्टमेंट, 6.5 लाख बंदा। मतलब कुछ तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। 120 रेगुलेटरी एजेंसीज, फिर बजट बनाने का फ्रेमवर्क, हम इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट। आखिरी चीज ये कहूंगा कि एक टैक्स एक्सपेंडिचर 2200 अरब का है। ये तो हमने लिखा है ना, आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं। मैं जितनी गुफ्तगू करता हूँ ना, आई रियली डोंट केयर कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कौन क्या कह रहा है। आई वांट टू से कि पाकिस्तान के प्रैक्टिशनर्स क्या कह रहे हैं। आखिरी बात, जस्ट जुमला, पाकिस्तान का जो एनर्जी का निज़ाम है उसकी तश्कील नौ किए बगैर बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ शायद मुमकिन नहीं होगी। खाकान नजीब साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर खाकान नजीब, डॉक्टर अकदस अफजल, मेहताब हैदर साहब। डॉक्टर अकदस, आपके 2 सेंट्स ऑन दिस, क्या देख रहे हैं आप? मेहताब ने जिक्र किया चाइनीज आईपीपीज का कि अगर वो किसी तरह से वो जो कर्जे वापस करने हैं उस हवाले से टाइम मिल जाए। जी, 2 सेंट्स तो नहीं, आई कैन गिव यू 2 पैसास ऑन दिस, कि हमारी करेंसी में तो पैसे होते हैं। बट देखिए, मैंने अक्सर ये नोट किया है कि जब भी एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो इस तरह से प्रॉब्लम को पोज करते हैं कि एज ए गवर्नमेंट में या पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं है व्हाट टू डू। आई थिंक लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है व्हाट नीड्स टू बी डन। आई थिंक वो चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज थिंग्स हैव टू हैपन इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। जब भी रिफॉर्म्स का प्रोसेस आगे चलता है वो
जहां विनर्स क्रिएट करता है वहीं पर वो लूजर्स क्रिएट करता है। यानी कि इनहेरेंटली रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है ना, वो एक जीरो सम गेम होता है और उसमें जो लूजर्स होते हैं अगर वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हों तो वो उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं। इसी पे मेरा ये पॉइंट है कि जो डेट की आपने बात की और इसमें ये बात बार बार ये कही जा रही है कि हमें चाइना से मजीद डेट नहीं लेना चाहिए, ML1 नहीं बनाना चाहिए, मैं इस पे बहुत हैरान। मैं समझता हूँ कि ML1 सही मायनों में, अगर ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, अगर इस गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट कर दिया, ये तकरीबन 6.8 बिलियन US डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, ये वाकई एक गेम चेंजर होगा। अगर आप इसकी तफसीलात देखें तो दोनों तरफ दीवार बनाकर बीच में 160 किलोमीटर्स पर आवर पे आप ट्रेन चलाएंगे। लाहौर और कराची के दरमियान डिस्टेंस ट्रैवल टाइम रादर जो है वो 10 घंटे हो जाएगा। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान 2 घंटे 45 मिनट। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपकी डेट प्रोफाइल है उसकी रीप्रोफाइलिंग करनी है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, वो अपनी तरफ, लेकिन इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन योर कम्युनिकेशंस, इन योर ट्रेड, इन योर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी ये प्रेयर है कि हमारी जो डेलीगेशन गया हुआ है चाइना, वो इसके ऊपर एक खातिर ख्वाह प्रोग्रेस करे और हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ टाइम में ML1 को काम करता हुआ देखें पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेहताब, पहले एक वेरी क्विकली ऑन ML1, मैं बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फॉर हूँ, कम्युनिकेशंस इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पास इतनी मार्केट्स हैं, क्या आपकी इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है दैट यू रियली नीड दिस कम्युनिकेशन लाइंस? देखें, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखें ML1 का जो मंसूबा है इसमें कोई शक नहीं है कि रेल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दो चीजें और भी जहन के अंदर रख लें। एक तो मैं थोड़ी सी उसमें तस्हीह करना चाहता हूं, जो रिवाइज्ड PC1 है उसमें 160 किलोमीटर पर आवर की उसकी नहीं है, वो 120 कर दी है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 6.7 बिलियन डॉलर्स का टोटल कॉस्ट है। हमारा एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इसके लिए सॉवरेन गारंटीज चाहिए। हम एक तरफ IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसको 2 फेजेस में PC1 जो अप्रूव हुआ है वो हमने करना है। पहला फेज 3.3 बिलियन डॉलर्स का है। उसके लिए हमें वहां पे चूंकि 2% ऑफ GDP से ज्यादा की सॉवरेन गारंटीज नहीं हो सकती अंडर द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, तो IMF की प्रोग्राम के तहत चूंकि नए प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, हमें कुछ रिलीव करनी पड़ेंगी इस टाइम सॉवरेन गारंटीज, ताकि एक स्पेस क्रिएट हो, या ये फेजेस 2 से ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ML1 बहुत ही इंपॉर्टेंट मंसूबा है, चूंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटेशन दोनों, कम्यूटर्स के लिए भी और खासकर कैरेज के लिए जो सामान की तरसील है उसके लिए ये ML1 जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज को भी हमें सामने रखना है, क्योंकि वजह ये है कि IMF के प्रोग्राम में हमें सॉवरेन गारंटी मैनेज करनी पड़ेगी। अच्छा मेहताब, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर खाकान नजीब, डॉक्टर अकदस अफजल, मेहताब हैदर साहब। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन यूजिंग दीज 2 वर्ड्स, गेम चेंजर। लेकिन डॉक्टर खाकान, ये गेम चेंज ही नहीं हो रहा ना। पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। हर किस्म की सख्ती उनके ऊपर हम देख रहे हैं, तवातुर से कई सालों से आ रही है। IMF के प्रोग्राम्स में बार बार जा रहे हैं, लेकिन क्या वो कोर्स करेक्शन पाकिस्तान अब तक कर पाया है जो मईशत के फंडामेंटल्स हैं? वरना क्या फायदा, एक प्रोग्राम another and look where we are. So Nadia, one thing is very clear कि IMF के साथ जो भी इंगेजमेंट है वो किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इजिप्ट हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, वो एक ब्रीदिंग स्पेस देती है। फिर जो बाकी काम है, जो एनर्जी सेक्टर को ठीक करना, FPR के अंदर रिफॉर्म्स करना, ग्रोथ का आर्किटेक्चर पाकिस्तान में ठीक करना, पाकिस्तान के ग्रोथ को डीरेगुलेट करना, पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ठीक करना, इनमें से एक भी चीज़ IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। वो इकोनॉमी को स्लो करके, इस वक्त जो इकोनॉमी का बिहेवियर है वो टिपिकल बिहेवियर है जो IMF के साथ जितना भी लिटरेचर IMF का लिखा गया है। करंट अकाउंट संभल जाता है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इंपोर्ट संभल जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है, डिमांड टूट जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। सो ये एक टिपिकल बिहेवियर है, ये सस्टेनेबल बिहेवियर नहीं है। बिकॉज जहाँ पे भी आप अब जाएंगे, पाकिस्तान 24वां प्रोग्राम जब लेगा उनके साथ,
तो आई रियली होप कि पहले ये माइंडसेट प्रिपेयर्ड हो कि ये कंप्लीट करना है। नादिया, हियर्स द टेक, IMF का 24वां प्रोग्राम है, उसमें से एक प्रोग्राम जिंदगी में कंप्लीट किया है पाकिस्तान ने। ये कहते जाना कि हम IMF के इतने प्रोग्राम कर रहे हैं इज ऑल्सो अ मिसनोमर इन दिस कंट्री। 22nd जो EFF की फैसिलिटी थी इनकम्प्लीट, 23 SBA जो एक इंटरिम फैसिलिटी थी, 22वां प्रोग्राम सिर्फ वो वाहिद प्रोग्राम था पाकिस्तान, सॉरी 21वां प्रोग्राम जो 13-16 का था जो हमने EFF कंप्लीट किया, वरना हमने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल की कंप्लीट ही नहीं की। और ये नादिया बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान की उस कोर टीम में एंकर किया था जिसने ये प्रोग्राम की 12 रिव्यूज करा के तकमील कराई थी। अब फंड का प्रोग्राम पे एक मेरा ये टेक है, प्लीज डोंट ट्रीट द फंड एज इफ दे आर हियर टू टेल यू अ स्टोरी एंड यू आर हियर टू सिट ऑन द अदर साइड एंड लिसन टू दैट स्टोरी। Write your own memorandum of economic and financial policies. Write your take on what you want to do. Then go to the IMF and convince them कि जी ये चीजें हैं। हम जब प्रोग्राम करते थे, आखिरी जुमला, तो हम ये बहुत कुछ लिख के लेके जाते थे। आज भी ये स्पेस मौजूद है पाकिस्तान के पास कि वो ये लिखे। क्या IMF आपको कहेगा कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन ना करें? अब ये देखना है कि वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, यानी कि आपके पास वो पावर होनी चाहिए। आई हैव जस्ट 1 minute टू क्लोज द शो। वेरी क्विक लाइन फ्रॉम डॉक्टर अकदस एंड मेहताब, आने वाले बजट में लोग क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक इसका जवाब मेहताब साहब बहुत बेहतर दे सकते हैं मेरे से, तो आई लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन। जी मेहताब, क्या एक्सपेक्ट करें? आसान अल्फाजों में लोगों के लिए बताइएगा, बेचारे नंबर गेम्स नहीं समझते। देखिए, लोग हैवी टैक्सेशन एक्सपेक्ट करें और जो सैलरीड क्लास और पेंशनर्स हैं वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर थोड़ी सी, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा। मैं तो 15% तक समझता हूँ, लेकिन अभी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद 20% तक हो जाए, तो 15 से 20% के दरमियान ही होगा। और इसके अलावा ये है कि इन्फ्लेशन को जो है वो तोड़ने की ज़रूरत है और वो टूटेगी ग्रेजुअली। ये यकदम जो है ना, चूँकि और हायर बेस है तो लोगों को, आम बंदे को इस टाइम रिलीफ महसूस नहीं हो रहा। थोड़ी सी कीमतों में कमी आई है, खासकर खाने पीने की, और पेट्रोल की प्राइसेस चूँकि कम हुई हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि ये टैक्सेशन के साइड पे किस तरह के मेजर्स लेते हैं। अगर GST इन्फ्लेशनरी होगा तो इन्फ्लेशन दोबारा से भी ऊपर जा सकती है। सही सही। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अकदस अफजल आपका, और डॉक्टर खाकान नजीब आपका, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले बजट में जो सख्त फैसले लेने हैं मईशत के बारे या ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए करना है, वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ज़रूर करेगी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए जिनकी आमदनी हमेशा से मुकद्दस है। कमाकर घर ज़रूर जाते हैं लेकिन टैक्स देना पसंद नहीं करते। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।